हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में एक नए टॉपिक यानी कि नए मेथड पर डिस्कस करेंगे। ओके, इस मेथड की हेल्प से हम पीआई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। ओके, दैट टॉपिक इज मेथड ऑफ undetermined coefficients। ओके, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ये मेथड होता क्या है, इसका यूज़ कैसे करते हैं एंड इसकी कंडीशंस क्या हैं। ओके, यानी कि हम इसके वर्किंग रूल पर डिस्कस करेंगे। ओके, इन जनरल इस मेथड का यूज़ पीआई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए किया जाता है। ओके, इस मेथड में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि इस मेथड का यूज़ हम कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस के पीआई फाइंड करने में ही कर सकते हैं, यानी कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस के ही पीआई फाइंड किए जा सकते हैं इस मेथड की हेल्प से। इट मीन्स इस मेथड का ये क्या हो गया, एक ड्रॉबैक हो गया। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मेथड ऑफ undetermined coefficients। Okay, method of undetermined coefficient। So this method is used for finding PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, और इसे ये भी कह सकते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन गिवन डी। मतलब जो आपको गिवन डी यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, तो इस मेथड हम यूज़ करते हैं पीआई फाइंड करने के लिए। ओके, नाउ लेट अ लीनियर डी डिफरेंशियल इक्वेशन of second order with constant coefficients। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक डिफरेंस इक्वेशन कंसीडर करेंगे, और वो भी क्या, सेकंड ऑर्डर की। ले लो d2y अपॉन dx2 प्लस p1 dy अपॉन dx प्लस p2y इक्वल टू qx। ये हमने क्या ले ली, एक इक्वेशन ले ली सेकंड डिग्री की। ओके, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 2। ओके, वेयर p1 एंड p2 आर कॉन्स्टेंट्स। p1 p2 क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, एंड q इज फंक्शन ऑफ x ओनली।
ओके। P1 एंड P2 क्या है, आर कॉन्स्टेंट्स हैं, एंड x क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इस पे इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ ये जो डी फर्स्ट थी ना, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ डी फर्स्ट इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। वो आप अच्छे से जानते हो, मैंने तो यहाँ पे इक्वेशन जो ली है डिफरेंशियल इक्वेशन वो सेकंड ऑर्डर ली है। वो आपने बहुत सा क्वेश्चन किए थे जब आरएसएस में कुछ गिवन होता था तो उसमें आप सी एफ भी फाइंड करते थे और पी आई भी फाइंड करते थे। ओके, अब जो मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट है ना, इसमें सी एफ तो आप फाइंड एज यूजुअल, मतलब जैसे आप पहले फाइंड करते थे सी एफ, ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते थे, उसके रूट्स देखते थे वो कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं या रियल हैं या इक्वल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सी एफ लिखते थे। सेम काम आपको यहाँ करना है। अब बात आती है किसकी, पी आई की। किसकी बात आती है, पी आई की। ओके, मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। मैंने एक इक्वेशन ली है, डिफरेंस इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, मैं उसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ आपसे। ओके, तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे और पी आई निकालेंगे। अब सी एफ तो एज यूजुअल जैसे हम पहले निकालते थे सेम वैसे ही निकालना है। बात आती है पी आई की, और पी आई फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम केसेस अप्लाई नहीं करेंगे जो हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, यहाँ जो पी आई निकालेंगे वो इस मेथड की हेल्प से निकालेंगे। अब ये मेथड कहता क्या है वो हम आगे देखेंगे कि पी आई कैसे निकालते हैं। मैं उसका छोटा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, वो देखो। अगर हमें पी आई निकालना है मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट की हेल्प से, तो इस मेथड में हम पहले मानते हैं ट्रायल सॉल्यूशन। क्या मानते हैं, ट्रायल सॉल्यूशन। पी आई फाइंड करने के लिए क्या लेते हैं, ट्रायल सॉल्यूशन, या इसे हम कह सकते हैं गैस सॉल्यूशन। ओके, गैस सॉल्यूशन लेते हैं यानी ट्रायल सॉल्यूशन लेते हैं। मैं गैस सॉल्यूशन ना बोल के क्या बोलूँगा, ट्रायल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस मेथड में क्या करते हैं, ट्रायल सॉल्यूशन लेते हैं, और आगे जाके ये ट्रायल सॉल्यूशन ही हमारा क्या हो जाता है, पी आई। ओके, अब कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि हम ट्रायल सॉल्यूशन लिखेंगे कैसे, तो मैं लिखते कैसे वो बता रहा हूँ आपको। ओके, अ ट्रायल सॉल्यूशन, रूल्स टू ऑब्टेन अ ट्रायल सॉल्यूशन, या बोल दो आप इसे गैस सॉल्यूशन। रूल्स टू ऑब्टेन अ ट्रायल सॉल्यूशन, या बोल दो इसे आप गैस सॉल्यूशन। ओके, अब वो देखो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है स्पेशल फॉर्म ऑफ क्यू। ठीक है, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो आरएसएस में दे रखा होगा उसकी स्पेशल फॉर्म, और दूसरा कॉलम लेते हैं हम ट्रायल सॉल्यूशन का, ट्रायल सॉल्यूशन फॉर पी आई। ओके, हमने दो बॉक्स में ब्रेक कर लिया। पहला बॉक्स क्या लिया, स्पेशल फॉर्म ऑफ क्यू, और दूसरा ले लिया ट्रायल सॉल्यूशन फॉर पी आई। देखते हैं, अब पहला पॉइंट देखो, पॉइंट फर्स्ट, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, ओके, उसकी आरएसएस में यानी जो क्यूब है उसकी वैल्यू आपको मालूम दे रखी है ओनली एक्स। क्या दे रखी है, एक्स दे रखी है। तो इस कंडीशन में जो आप ट्रायल सॉल्यूशन लोगे वो लिया करना y इक्वल टू
ax प्लस वी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों लिखे हैं, ऑप्शन ले सकते। मैं आपको इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ कि ये क्यों लिखा, आपको याद रखना है बस। ओके, मैं फ़िलहाल प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको कभी x दिखे तो आप क्या लिख दिया करना, y इक्वल टू ए एक्स प्लस वी। ए और वी क्या है, कॉन्स्टेंट्स। ओके, सेकंड केस, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की RSH में क्या देखे, एक्स स्क्वायर, यानी क्यू की वैल्यू क्या हो, एक्स स्क्वायर, देन जो आप ट्रायल सॉल्यूशन लोगे वो लिया करना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, थर्ड, अगर आपकी जो डिफरेंस इक्वेशन डी है उसकी RSH में आपको क्या देखे, एक्स क्यू, तो आप ट्रायल सॉल्यूशन लिया करना ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक्स की बात हो गई, एक्स स्क्वायर की बात हो गई, एक्स क्यू की बात हो गई। इन जनरल ये तीन टर्म यूज़ होते हैं, बट अगर इससे भी हायर डिग्री का आता है तो उसके लिए आप लिख लो क्यू इक्वल टू एक्स की पावर एन, यानी एन कुछ भी हो सकता है। ओके, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसके लिए आप सी एफ ट्रायल सॉल्यूशन लोगे ए वन एक्स की पावर एन प्लस A2 एक्स की पावर एन माइनस टू सो ऑन, ऐसे ही। नेक्स्ट क्या आता, A3 एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस कहाँ तक ए एन एक्स प्लस नेक्स्ट ए एन प्लस वन। देखो ना, जैसे यहाँ पे डिग्री कितनी थी, 3 से स्टार्ट हुए थे, लास्ट एक्स तक गए थे और प्लस एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट डी ले लिया था। ऐसे ही ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक्स की पावर एन से, तो देखो ये क्या है, क्यू एक्स की पावर एन, तो देखो ट्रायल सॉल्यूशन एक्स की पावर एन से स्टार्ट हुआ है, खत्म कहाँ हुआ, एक्स पे, और एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट्स आ गया। ठीक है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट फॉर्मूले का। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट, अगर आपको क्यू वो जो दे रखा है वो साइन और कॉस की फॉर्म में दे रखा है, या तो साइन दे रखा है या कॉस दे रखा है, यानी साइन अल्फा एक्स दे रखा है और कॉस अल्फा एक्स दे रखा है। इस कंडीशन में जो हम ट्रायल सॉल्यूशन लेंगे वो लेंगे ए कॉस अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स। यहाँ एक बात समझने की है क्या, कि या तो साइन दे रखा हो या कॉस दे रखा हो, कोई एक दे रखा हो, लेकिन जो ट्रायल सॉल्यूशन में क्या आएगा, दोनों आएंगे, साइन भी आएगा और कॉस भी आएगा। जैसे कि आपको ट्रायल सॉल्यूशन लिखना है किसका, साइन अल्फा एक्स का, तब भी ये लिखोगे। आपको ट्रायल सॉल्यूशन लिखना है कॉस अल्फा एक्स का, तब भी आप ये लिखोगे। ओके, 6 पॉइंट, ई की पावर अल्फा एक्स की टर्म्स में दे रखा है, यानी एक्सपोनेंशियल दे रखा है, तो जो आप ट्रायल सॉल्यूशन लोगे वो लिया करना ए ई की पावर अल्फा एक्स, ई की पावर अल्फा एक्स को क्या लिया करना, वाई ए ई की पावर अल्फा एक्स। ओके, 7, अगर जो आपको क्यूब है वो ई की पावर अल्फा एक्स प्लस ई की पावर बीटा एक्स की फॉर्म में दे रखा है, अल्फा भी है बीटा भी है, तो पहले तो इसके लिए लिख दो ट्रायल सॉल्यूशन। पहले ई की पावर अल्फा एक्स के लिए ट्रायल सॉल्यूशन क्या आएगा, ए वन, ए ले लो, कुछ भी ले लो, कांस्टेंट है, ए ई की पावर अल्फा एक्स, इसके लिए आ गया। अब इसके लिए लिखो प्लस बी ई की पावर बीटा एक्स। ओके, ये हमारा हो गया ट्रायल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया 8, वो और देखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, यस, 8 पॉइंट रहेगा तो बहुत देखो, 8 पॉइंट, 8 पॉइंट क्या है, अगर आपको जो क्यूब है वो साइन अल्फा एक्स प्लस कॉस बीटा एक्स ले लो, कॉस बीटा एक्स इस फॉर्म में दे रखा है, सम दे रखा है साइन अल्फा एक्स और कॉस बीटा एक्स। तो पहले आप लिख दो साइन अल्फा एक्स के लिए ट्रायल सॉल्यूशन क्या लिखते थे, मैंने बताया था ना, चाहे साइन आए चाहे कॉस आए, साइन के लिए लिखोगे दोनों टर्म लिखने पड़ेंगे, फिर कॉस के लिए दोनों टर्म लिखने पड़ेंगे। तो पहले साइन के लिए लिखो ट्रायल सॉल्यूशन क्या आएगा, ए
कॉज अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स। ये हो गया हमारा किसके लिए, साइन अल्फा एक्स के लिए। अब कॉज अल्फा एक्स के, कॉज बीटा एक्स के लिख दो, ए और बी कांस्टेंट यूज कर लिए, सी आएगा, सी कॉज बीटा एक्स प्लस डी साइन बीटा एक्स। कुछ नहीं है, पहले हमने साइन अल्फा एक्स के लिए लिख दिया ट्रायल सॉल्यूशन, फिर कॉज बीटा एक्स के लिख दिया ट्रायल सॉल्यूशन। ये हमें बताया नहीं था अभी कि ये आपको या तो आपको साइन के लिए लिखना हो ट्रायल सॉल्यूशन या कॉस के लिए लिखना हो, कॉस के लिए लिखना हो। दोनों में, दोनों के लिए साइन और कॉस दोनों टर्म आएंगे ट्रायल सॉल्यूशन में। एक के लिए लिखोगे सम में दोनों आएंगे, जैसे कि इसके लिए लिखोगे तब भी ये लिखा जाएगा और पर्टिकुलर इसके लिए लिखोगे तब भी ये लिखा जाएगा। ये आपको टेबल माइंड में अच्छे से सेव करनी है, माइंड में बहुत अच्छे से सेव कर लेना, और आपको माइंड में सेव हो गई तो बड़े प्यार से आप ट्रायल सॉल्यूशन लेट कर सकते हो। ओके यस, अभी जो मैंने आपको टेबल बनाई थी ना, उसी से रिलेटेड कुछ रिमार्क्स हैं, वो देखो। ओके, जो आपको क्यू दे रखा है, ठीक है, वो आपको या तो सम की फॉर्म में दे रखा है, लाइक है जैसे, या तो ये दे रखा है या आपको ये दे रखा है। मतलब पहला केस क्या है कि सम की फॉर्म में दे रखा है, और दूसरा केस क्या है, प्रोडक्टिव फॉर्म में दे रखा है। तो इन कंडीशंस में हम क्या करेंगे कि सपोज आपको इसकी ट्रायल सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, तो कुछ नहीं है, पहले एक्स स्क्वायर के लिख देंगे ट्रायल सॉल्यूशन, फिर ए की पावर एक्स के लिए लिख देंगे ट्रायल सॉल्यूशन टेबल से देख के। तो मैंने एक्स स्क्वायर के लिए आपको ट्रायल सॉल्यूशन लिखना बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके लिए एक्स स्क्वायर के लिए। और एक्सपोनेंशियल के लिए मैंने क्या बताया था कि बस एक कांस्टेंट लगा दो, ए या बी या सी जो आपका मन करे। मैंने ए ले लिया, ओके। अब ए मान लो, बिकॉज आप ए यहाँ पे ले चुके हो, बी भी ले लिया, सी भी ले लिया है, तो आप नया कांस्टेंट ले लो डी, ओके, डी ले लिया। अब डी और जो एक्सपोनेंशियल टर्म दे रखा उसे लिख देंगे। तो ये किसके लिए आ गया, ट्रायल सॉल्यूशन, जब दो फंक्शन सम में दे रखे हो, यानी एडिशन फॉर्म में दे रखे हो, यानी जोड़ के दे रखे हो, ओके। अब जो दोनों फंक्शन है वो किसकी फॉर्म में दे रखे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखो एक्स स्क्वायर के लिए टेबल से देख लेना क्या होता है, एक्स स्क्वायर के लिए ट्रायल सॉल्यूशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और एक्सपोनेंशियल के लिए मैंने बताया था एक कांस्टेंट ले लेते हैं, लाइक ए बी सी और डी, ए बी सी आपने यूज़ कर ली तो क्या आएगा, डी ई की पावर एक्स, जो टर्म वो आ जाएगा। बट अब यहाँ पे आपको डी लेने की नीड नहीं है, बिकॉज जब आपसे मल्टीप्लाई करने जाओगे तो ए इंटू डी, तब भी तो ए भी कांस्टेंट डी भी कांस्टेंट, दोनों का मल्टीप्लाई भी एक नया कांस्टेंट, तो क्या फ़ायदा फिर आपको नया। आप मान लो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर आपको क्या मिलेगा, ए डी मिलेगा, फिर इसको नया कांस्टेंट मानोगे, नहीं, इतना ड्रामा नहीं करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जब प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया हो दो फंक्शंस, और जब आप ट्रायल सॉल्यूशन लो तो दूसरे फंक्शन में आप कांस्टेंट मत लिया करना, बिकॉज जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक ए बी सी इसको मिल जाएंगे कांस्टेंट्स। तो देखो ये किस फॉर्म में था, सम की फॉर्म में, तो हमने ट्रायल सॉल्यूशन ले लिया, और ये किसकी फॉर्म में था, प्रोडक्ट की फॉर्म में, तब भी हमने ट्रायल सॉल्यूशन ले लिया। मैं उसी का आपको रिमार्क लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ हम टेबल में शो नहीं कर सकते थे, फिर टेबल बहुत लेंदी हो जाती, तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। तो आपको सम की फॉर्म में दे तो आप सम की फॉर्म में ट्रायल सॉल्यूशन लिख दिया करना, आप प्रोडक्ट की फॉर्म में दे तो आप प्रोडक्ट की फॉर्म में ट्रायल सॉल्यूशन लिख दिया करना। सो रिमार्क लिखते हैं। रिमार्क फर्स्ट, if terms if terms of q if terms of q are sum or product of two or more functions, मतलब जो आपको क्यू की वैल्यू दे रखी है वो या तो सम की फॉर्म में या प्रोडक्ट की फॉर्म में, ऑफ टू और मोर देन मोर फंक्शन, या तो टू फंक्शन या टू से ज़्यादा, जैसे मैं अभी बता रहा था। देन तब इस कंडीशन में ट्रायल
solution will be sum or product of corresponding trial solution. ओके, मतलब अगर आपको क्यू प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो ट्रायल सॉल्यूशन को भी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे, अगर सम की फॉर्म में है तो ट्रायल सॉल्यूशन को भी सम की फॉर्म में लिख देंगे। जैसे सपोज आपको क्यू जो दे रखा है वो एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स दे रखा है, देन तो इसका जो ट्रायल सॉल्यूशन आएगा, ट्रायल सॉल्यूशन बोलो, पहले लिखो एक्स स्क्वायर के लिए तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा नहीं यहाँ पे एक ही और एक्स ही होगा, चलो 2x ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ए यूज़ हो गया, बी यूज़ हो गया, सी यूज़ हो गया, तो क्या लेंगे डी, बस एक कांस्टेंट डी बढ़ाना है, फिर जो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है उसे लिख देना है। अभी आप एक बार टेबल से फॉर्मूला याद कर लोगे ना तो बड़े प्यार से आप लिख दिया करोगे। सेकंड लो, अगर आपको जो क्यूब है वो किस में दे रखा है, प्रोडक्टिव फॉर्म में, सपोज आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ट्रायल सॉल्यूशन क्या होगा, ट्रायल सॉल्यूशन कुछ नहीं है, आप प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दो, तो पहले लिखो एक्स स्क्वायर के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, मैंने कहा था प्रोडक्टिव फॉर्म में दूसरे फंक्शन के लिए कांस्टेंट मत लिया करना, डायरेक्ट लिख दो ई की पावर एक्स, ठीक है, मतलब पहले हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया फिर इसको प्रोडक्ट में लिख दिया, ये हमारा रिमार्क फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ओके, कि अगर सम की फॉर्म में तो ट्रायल सॉल्यूशन को जोड़ के लिख देंगे, अगर मल्टीप्लाई यानी गुणांक की फॉर्म में तो ट्रायल सॉल्यूशन को गुणांक की फॉर्म में लिख देंगे। रिमार्क फर्स्ट खत्म, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस, रिमार्क टू क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है ना, इसमें बच्चों दिक्कत आती है ज़्यादा, वो तो बहुत आसान था, रिमार्क फर्स्ट तो बहुत आसान था, उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए सम में तो सम में लिखना था ट्रायल सॉल्यूशन, और प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट में लिखना था, बट यहाँ थोड़ी दिक्कत है, वो देखो क्या है, इफ़ अ टर्म ऑफ क्यू, मान लो इफ अ टर्म ऑफ क्यू मतलब क्यू का एक टर्म से वी, हमने ले लिया कि जो क्यूब है ना उसका एक टर्म क्या है वी, इज ऑल्सो अ टर्म ऑफ सी एफ, ठीक है, सी एफ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, करस्पॉन्डिंग टू ए ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब कोई टर्म वी है वो किसका है यू का, यानी डिफरेंस इक्वेशन की आरएसएच का, और वही टर्म किसका हो, सी एफ का हो, करस्पॉन्डिंग टू ए, यही समझते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब जो आपने सी एफ निकाला है किससे, ऑक्सिलरी इक्वेशन से, वही टर्म किसका हो, ए सी एफ का, मतलब क्यू और सी एफ में दोनों में क्या टर्म कॉमन है, वी, और जो कॉमन है वो कितने टाइम्स कॉमन है, अकरिंग आर टाइम्स, देन अगर वो आर टाइम्स आ रहा है देन ट्रायल सॉल्यूशन क्या होगा, देखो कॉमन टर्म क्या है वी, पहले उसे लिखो, जो कॉमन टर्म है वो लिख देंगे, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, और कितने टाइम्स, जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है, यानी आर टाइम्स, अगर दो बार आ रहा है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 3 बार रिपीट हो रहा है तो एक्स क्यू से मल्टीप्लाई, अगर 4 बार रिपीट हो रहा है तो एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई। ये इसका रिमार्क है कि अगर क्यूब और सी एफ में कोई टर्म कॉमन है तो हम उसका ट्रायल सॉल्यूशन लेंगे, तो उसमें हम एक्स की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक एग्जाम्पल समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्यू मान लो दे रखा है ई की पावर एक्स, ठीक है, और आपने सी एफ निकाला और सी एफ आपका आया
C1 ई की पावर x, समझना, आपने CF निकाला और वो क्या आया, C1 ई की पावर x आया, और Q आपका क्या दे रखा है, ई की पावर x। तो देखना Q में ई की पावर x है और CF में ई की पावर x है, दोनों में कॉमन है। तो पहले तो आप ट्रायल सॉल्यूशन लिखो, क्या लेते हो आप, नॉर्मल क्या ट्रायल सॉल्यूशन क्या लोगे, भूल जाओ, अभी किस रिमार्क को भूल जाओ, इस रिमार्क को थोड़ी देर के लिए माइंड से निकाल दो। तो बताओ Q क्या है आपका, ई की पावर x। तो आप ई की पावर x के लिए क्या लेते थे ट्रायल सॉल्यूशन, बस एक कांस्टेंट ले लेते थे, यानी a, और ये ले लो ई की पावर x, ये तो लिखते थे। और यहाँ पे Q हमारा होता है ई की पावर 2x, तो अब क्या आता ट्रायल सॉल्यूशन, a ई की पावर 2x आता। ओके, इतना हम जानते हैं। अब ये रिमार्क क्या है वो देखो, इसमें देखो ई की पावर x कॉमन है, और CF में कितनी बार आ रहा है, की x एक बार ही तो आ रहा है, वन टाइम आ रहा है ना। ओके, तो इसमें किससे लगा देंगे, x से, ओनली x से। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका क्यूब दे रखा है 5 ई की पावर x, और सपोज CF आपका आ रहा है C1 प्लस C2x ई की पावर x। सपोज आपने CF निकाला, वो इतना है। इस कंडीशन में ट्रायल सॉल्यूशन क्या लेंगे, TS ले लो शॉर्ट में, ट्रायल सॉल्यूशन वो समझो। पहले तो आप इसके लिए लिखो, क्या लिखो इसके लिए, ई की पावर x के लिए a ई की पावर x, जैसे वहाँ लिखा था यहाँ लिखेंगे। मैंने कहा था किसी भी कांस्टेंट के आने की वजह से ट्रायल सॉल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब बात आती है कि इसमें x की कौन सी पावर से मल्टीप्लाई करें। तो देखो इसमें क्या है, जो हमने CF निकाला है इसमें रिपीट हुए हैं रूट्स, दो रूट रिपीट्स हुए हैं, दो ही रूट तो रिपीट्स हुए हैं, इसका मतलब ई की पावर x दो बार आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज यहाँ पे होता C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, तो थ्री रूट रिपीट होते, यानी ई की पावर x तीन टाइम्स आता, थ्री टाइम्स आता, तो किससे मल्टीप्लाई कर देते, एक्स क्यूब से। ये आपका रिमार्क नंबर 2 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3 ले लो। सपोज आपका क्यूब दे रखा है एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x, कोई दिक्कत नहीं है, और आपने CF निकाला, वो आया C1 प्लस C2x, सपोज आया ई की पावर 3x। तो देन अब बताओ इसका ट्रायल सॉल्यूशन क्या होगा, यानी TS, शॉर्ट में लिख दिया मैं ट्रायल सॉल्यूशन। तो इसको इग्नोर करो पहले तो, रिपीट कॉमन वाली बात को, क्यों, क्योंकि ई की पावर 3x इसमें भी है और ई की पावर 3x इसमें भी है, यानी ई की पावर 3x क्यूब में भी है और ई की पावर 3x CF में भी है। वही तो मैंने बताया था, क्यूब में भी हो और CF में भी हो, कोई भी टर्म कॉमन हो, है ई की पावर 3x है। इसकी बात बाद में करेंगे, पहले आपको जो क्यूब दे रखा है, आपको ये तो क्यूब दे रखा है, इसके लिए आप CF लिखो CF, सॉरी CF नहीं, जो आपको क्यू दे रखा है उसके लिए ट्रायल सॉल्यूशन लिखो। तो मैंने क्या बताया था, पहले लिखो एक्स स्क्वायर के लिए AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C लिख दिया। फिर मैंने कहा था जो मल्टीप्लाई दे रखा है उसके लिए भी लिख दो। तो क्या मैंने कहा था कि जब मल्टीप्लाई दे रखा हो तो ई के लिए कांस्टेंट नहीं लेंगे, तो सिर्फ क्या आएगा ई की पावर 3x, यहाँ थोड़ी जगह नहीं है, यहाँ लिख दिया था मल्टीप्लाई ई की पावर 3x। अगर यहाँ प्लस होता, सपोज प्लस होता, ठीक है, मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने, प्लस होता तो कुछ नहीं, बस यहाँ प्लस आ जाता और यहाँ पे ABC और D कांस्टेंट ले लेते। ये इसका ट्रायल सॉल्यूशन होता है, इसके लिए प्लस के लिए मल्टीप्लाई है, तो बस इतना अंतर है कि ये कांस्टेंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक कांस्टेंट मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। ओके, ये हमारा इसके लिए आ गया CF। ओके, ये रिमार्क फर्स्ट की बात हो गई। रिमार्क सेकंड क्या कहता है कि कुछ भी कॉमन है CF में भी और क्यूब में भी, तो देखते हो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, एक्स की उतनी पावर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। देखो जो रूट्स आए हैं, दो रूट रिपीट्स है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें किसने ले कर देंगे, एक्स स्क्वायर से, अगर तीन होते तो एक्स क्यूब से कर देते। ये हमारा क्या हो गया, रिमार्क सेकंड। रिमार्क थर्ड इंपॉर्टेंट तो है बट आपकी नॉलेज के लिए, वो क्या बता रहा हूँ, कभी भी CF और ट्रायल सॉल्यूशन सेम नहीं होंगे, कभी भी CF और ट्रायल सॉल्यूशन सेम नहीं होंगे। ओके, रिमार्क थर्ड, the trial solution of given D यानी डिफरेंशियल इक्वेशन must be
मस्ट बी डिफर फ्रॉम CF, यानी जो गिवन डी है उसका जो आपने ट्रायल सॉल्यूशन लिया है वो हमेशा CF से क्या होगा, डिफर होगा। ओके, अब तो हमने सिर्फ क्या सीखा था, अब तक हमने सीखा है कि ट्रायल सॉल्यूशन यानी TS कैसे फाइंड करते हैं, यानी ट्रायल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट पे बेस्ड ए क्वेश्चन। क्योंकि हम ट्रायल सॉल्यूशन लेना सीखे, मेन क्या होता था, ट्रायल सॉल्यूशन लेना। अब बड़े प्यार से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन। ओके, यस, ये दो क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं बाय मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, d² + 4y = x²। अब इसमें क्या है, RSH में 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपको CF भी फाइंड करना होगा और PI भी। ओके, CF तो एज यूजुअल जैसे हम फाइंड करते थे वैसे फाइंड करना है, बट PI के लिए हम यहाँ पे अपना मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं कि PI निकालेंगे कैसे मेथड से, क्योंकि उसका आपके माइंड में थोड़ी थीम बन जाएगी ना कि करना क्या है, तो आप बड़े प्यार से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ओके, तो मैं बताता हूँ आपको PI फाइंड करने के लिए क्या करना होगा। ओके, देखो, आपको PI फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको ट्रायल सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। ओके, सपोज आपने ट्रायल सॉल्यूशन ले लिया AX + B, सपोज मान के चल रहे हैं। ओके, आपने ट्रायल सॉल्यूशन ले लिया AX + B। इस ट्रायल सॉल्यूशन को लेने के बाद आपको इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें कितनी नीड है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें d2y चाहिए, यानी y का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन चाहिए। इसमें क्या है, सेकंड में d² 2 टाइम्स भी चाहिए और 1 टाइम भी चाहिए, यानी इन शॉर्ट आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन आपने कर लिया, सपोज dy/dx भी निकाल लिया और d2y/dx2 भी निकाल लिया। ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद इन वैल्यूज़ को अपनी जो डी है यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको गिवन है उसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ कंपेयर करके आपको एनी हाउ क्या निकालनी है, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, यानी A और B की वैल्यू। जैसे ही आप इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करोगे और कोफिशिएंट इक्वेट करोगे तो आपको इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे ही आपको इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मिल जाएंगी, इनको उठा के अपने ट्रायल सॉल्यूशन में रख देंगे। रखने के बाद जो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा वही आपका क्या होगा, PI। ओके, ये इसका वर्किंग रूल है। आई रिपीट, पहले आपको ट्रायल सॉल्यूशन लेना है, ट्रायल सॉल्यूशन लेने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपको वैल्यूज़ मिलें उन वैल्यूज़ को उठा के अपने ट्रायल सॉल्यूशन में रखना है, और फिर रखने के बाद आपको जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही आपको वैल्यू फाइंड हो जाएंगी, इन वैल्यू को उठा के अपने ट्रायल सॉल्यूशन में अगेन पुट करना है, और वही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड PI। ओके, अब इस सारे प्रोसेस को हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। ओके, क्वेश्चन में फर्स्ट सॉल्व करते हैं। ओके, तो सब सॉल्यूशन में आप जानते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करोगे आप, A ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, m² + 4 = 0। इसके फैक्टर कर लो, m² = -4। आपको मैंने बताया था अगर माइनस आ जाए तो माइनस को लिख दिया करना I², बिकॉज I² की वैल्यू होती है -1। ओके, तो m, तो यहाँ से m कितना मिलेगा, m मिलेगा ±2i। अब आपको CF लिखना है, तो ये रूट्स कौन से आए, ये रूट्स आए हमारे कौन से, पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट। तो यहाँ पे केसेस लगा दो। पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट के लिए कैसे लिखते हैं CF, वो आपको मैंने बताया था, वो आप देख लेना। C1 cos 2x + C2 sin 2x। ठीक है, यहाँ इस मेथड में CF में कोई चेंज नहीं है। ओके, आपको पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है, फिर उसके फैक्टर करने हैं, फिर ये चेक करना है कि फैक्टर्स कैसे हैं, जो मैंने टेबल बताई थी, रियल हैं, इक्वल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं या कैसे, एक्सेट्रा, जैसे भी हो उसके अकॉर्डिंग आप CF निकाल लेंगे। इन शॉर्ट आपको एज यूजुअल ही CF फाइंड करना है। ओके, जैसे ही आपका CF आ गया, अब आप क्या फाइंड करोगे, PI। ओके, नाउ
पी आई के लिए हम सबसे पहले क्या लेट करते हैं, ट्रायल सॉल्यूशन। तो लेट ट्रायल सॉल्यूशन, ट्रायल सॉल्यूशन मैंने कहा था y इक्वल टू लेना है। ओके, आर एस एच में क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी जो आपकी क्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर। और मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के लिए ट्रायल सॉल्यूशन क्या लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये आपका ट्रायल सॉल्यूशन आपने ले लिया। अब आपको क्या करना है, इस ट्रायल सॉल्यूशन से आपको क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव, यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू निकालनी है डिफ्रेंसिएशन करके। ओके, निकालो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो यहाँ से, वन टाइम डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, ए कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x प्लस बी कॉन्स्टेंट एक्स का 1 और सी का 0, फाइनली 2ax प्लस v। ओके, इसका अगेन करो, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या आएगा, 2a कॉन्स्टेंट आगे आगे x का 1 और v का क्या हो गया 0। फाइनली हम कह सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू को क्या लिख देंगे, डी स्क्वायर वाई, और कितना आ गया 2a। हमने ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि आप जानते हो डी अपॉन डी एक्स इक्वल होता है डी के। ओके, ये आपका वैल्यू निकल के आ गई। फिर मैं इसके बाद मैंने क्या कहा था, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद इस वैल्यू को अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है। तो यह पुट कर लेते हैं, तो पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, यही तो है हमारी डी स्क्वायर वाई प्लस 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको पता रहेगा ना मैं करना क्या है, आपको पता है इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे ए बी सी की, जैसे वैल्यू मिल जाएंगी उनको उठा के यहाँ रख देंगे, वही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड पी आई। लेट्स सी, डी स्क्वायर वाई कितना है 2a प्लस 4, वाई की वैल्यू पुट कर दो, वाई वाई ये रहा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर। सॉल्व करो इसे, कितना आएगा 2a प्लस 4a एक्स स्क्वायर प्लस 4b एक्स प्लस 4c इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इकट्ठे कर लो टर्म, स्क्वायर का एक ही है, 4a स्क्वायर 4b एक्स और प्लस 2a प्लस 4c, ओके, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें लाइक टर्म के कोविशिएंट इक्वेट करने हैं, तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 0, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये फॉर्म बना लिया, स्क्वायर वाला टर्म भी बना लिया, एक्स वाला टर्म भी बना लिया और कांस्टेंट भी बना लिया, बिकॉज इसको सॉल्व करूँगा मुझे यही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लिख दो इक्वेट, इक्वेट कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स। देखो यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इधर 4a, और इधर क्या है 1, कंपेयर हो गई, एक्स स्क्वायर का इधर है 4a, इधर कितना है 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो 4v, एक्स का कोफिशिएंट 4v, यहाँ कितना है 0, कांस्टेंट कितना है पूरा है 2a प्लस 4c और इधर कितना है 0। ओके, अगर आप इसे ना भी लिखते कोई दिक्कत नहीं थी, सीधे क्या करते 4a, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4a, यहाँ पे 1। अब एक्स का कोफिशिएंट इधर है ही नहीं, एक्स जब है ही नहीं है तो क्या ले लेंगे कोफिशिएंट को 0, ना इधर कांस्टेंट टर्म है उसी के ले लेंगे 0, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब यहाँ से ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 1/4, यहाँ से एक 4 से डिवाइड, यहाँ से 4 से 0 डिवाइड करोगे तो v कितना आएगा 0। ओके, अब लास्ट इसमें एक वैल्यू पुट कर दो, सिंस क्या है 2a प्लस 4c इक्वल टू 0, तो 2 a की वैल्यू कितनी है 1/4 प्लस 4c इक्वल टू 0, 2 से 4 कैंसिल, तो 4c प्लस 1/2 बचा इक्वल टू 0, तो 4c इक्वल टू -1/2 और c इक्वल टू -1/8, बिकॉज 4 से डिवाइड कितना आ गया -1/8। अब a b एंड c की वैल्यू किस में रखनी है, जो आपने ट्रायल सॉल्यूशन लिया था, यानी कि इसमें। ओके, क्या है, सिंस आपको पता है ट्रायल सॉल्यूशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो, ये कितना है 1/4,
1/4 एक्स स्क्वायर, वी कितना है 0 पुट करो, 0 इंटू एक्स प्लस सी कितना है, सी है -1/8। ये फिनिश कि 0 ये ख़त्म हो गया बिकॉज 0 का करेंगे मल्टीप्लाई एक्स में तो 0 आना है। तो कितना है 1/4 एक्स स्क्वायर -1/8। ये आपका क्या है रिक्वायर्ड पी आई। मैंने कहा था ना, बस आपको कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है। जो ऐसे ही आपको कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मिल जाएंगी उसको अपने ट्रायल सॉल्यूशन में पुट करना है, वही आपका क्या हुआ रिक्वायर्ड पी आई। ओके, सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, देयरफॉर यहाँ लिख दो, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी आपने निकाला ही था वो यहाँ रख देना और प्लस पी आई यहाँ रख देना, यहाँ ये वैल्यू यहाँ पे, वही क्या होगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश, आप सेकंड देखते हैं। ओके, सेम जैसा भी किया था वैसे सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। देखो सॉल्यूशन, यस देखो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, ए क्या आएगी एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर करोगे डू सेल्फ m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई -1 एंड -1। ओके, रिपीट है तो सी एफ लिखो, रिपीट के लिए कैसे लिखते थे, सी एफ C1 प्लस C2x e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा कितना -1, ये आपका क्या आ गया सी एफ। पी आई के लिए सेम क्या करेंगे, ट्रायल सॉल्यूशन लेट करेंगे, लेट नाउ यस ये हमारा सी एफ आ गया। ओके, अब नाउ लेट ट्रायल सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये तो करते थे पहले सी एफ फाइंड करते थे, फिर नाउ लेट ट्रायल सॉल्यूशन क्या आएगा। देखो मैंने बताया था आपको सम की फॉर्म में दे रखा हो या प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो आप पहले इसका अलग लिखेंगे इसका अलग लिखेंगे। तो x के लिए क्या लिखते हैं ट्रायल सॉल्यूशन, ax प्लस वी माइनस e की पावर x के लिए बताया सिर्फ कॉन्स्टेंट लगाना है बस, और जो एक टर्म वही आ जाएगा। तो आपने a और v यूज़ कर लिया है तो क्या आएगा c e की पावर x। ये आपका क्या आ गया ट्रायल सॉल्यूशन मान लिया। कैसे, पहले x के लिए लिखा फिर एक्सपोनेंशियल के लिए लिखा, बस यहाँ कांस्टेंट चेंज आया। ओके, टेबल से देख लेना हमने चेंज क्यों किया, क्योंकि हमने ए और बी यूज़ कर लिए, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे अब सी। अब क्या करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, और जैसे ही डिफरेंस करेंगे और जो वैल्यू मिलेंगे उसको यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद कांस्टेंट्स ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो उठा के यहाँ रख देंगे, भाई आपका क्या होगा रिक्वायर्ड पी आई। सो करो डिफ्रेंशिएट, डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना है, देखो ए एक्स का 1 वी का 0 माइनस सी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, आंसर आया ए माइनस सी ई की पावर एक्स। अगेन करो इसका, अगेन करोगे d2y अपॉन dx2, ए का 0 माइनस सी कॉन्स्टेंट ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए का 0 हो गया माइनस सी कॉन्स्टेंट यही रहेगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फाइनली माइनस सी ई की पावर एक्स। ठीक है, यानी ये आपको वैल्यू मिली किसकी, ये आपको वैल्यू मिल गई है डी वाई की, डी वाई आपको मिल गया है ए माइनस सी ई की पावर एक्स, और ये वैल्यू किसकी है, इसे आप ये भी कह सकते हो, ये आपकी वैल्यू आ गई डी स्क्वायर वाई, एक ही बात है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू को हम क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई, पुट इन फर्स्ट, इसे फर्स्ट ले लो, वाई फर्स्ट, फर्स्ट क्या है डी स्क्वायर वाई प्लस 2dy प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस ई की पावर एक्स। करो वैल्यू पुट, इम्प्लाइज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू वैल्यू कितनी है माइनस सी ई की पावर एक्स प्लस 2 यूँ आया मल्टीप्लाई में, डी वाई की वैल्यू कितनी है, डी वाई की वैल्यू ये रही है ना ए माइनस सी ई की पावर एक्स, और प्लस इस y की वैल्यू ये पूरी आ जाएगी ना ए एक्स प्लस बी, ये पूरा y माइनस सी ई की पावर एक्स इक्वल टू चली रहा है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। अगेन चेक कर लो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू ये पुट कर दी,
ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स के लिए पुट कर दी। ओके, इकट्ठे करो पहले मल्टीप्लाई, माइनस सी ई की पावर एक्स प्लस 2a माइनस 2c ई की पावर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस सी ई की पावर एक्स इक्वल टू चली रहा है हमारा एक्स माइनस ई की पावर एक्स। टर्म इकट्ठे करो, सी ई की पावर एक्स एक एरा, दो एरे और एक एरा, टोटल कितने हो गए 4, माइनस के 4c ई की पावर एक्स, ये प्लस ए एक्स आ गया कांस्टेंट, b और 2a यानी 2a प्लस v x माइनस ई की पावर x इक्वेट लाइक टर्म्स कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स डाल देना है, कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स करो। देखो ई की पावर एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ माइनस के 4c और यहाँ कितना है -1। ओके, यहाँ माइनस लेट कर लेंगे -1। ओके, अब देखो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है a और यहाँ कितना है 1। ये कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ 2a प्लस b और यहाँ कांस्टेंट कितना है 0 है ही नहीं है, तो ये भी याद रखो कांस्टेंट टर्म का जब इक्वेट करें ऑलवेज क्या आएगा 0। यहाँ से c कितना मिला, c मिला 1/4। ओके, a आपका 1 है ही है, a वैल्यू 1 यहाँ रख दो, जैसे 1 रखोगे 2 × 1 + v = 0। ठीक है, एक वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से v कितना आएगा -2, a आ गया, v आ गया और c आ गया। इन तीनों वैल्यू उठा के अपने कहाँ रख देंगे y में, यानी ट्रायल सॉल्यूशन में, वही आपका क्या होगा रिक्वायर्ड पी आई। ओके, देखते हैं। सिंस आपका ट्रायल सॉल्यूशन था ax प्लस b माइनस सी ई की पावर x, यहाँ पुट कर दो, ए आपका क्या हो जाता है रिक्वायर्ड पी आई, बताया था पी आई। ए कितना है 1 तो x बचेगा 1 रखेंगे यहाँ पर, तो प्लस v कितना है a 1 है, v माइनस के 2 है और c कितना है 1/4 ई की पावर x। फाइनली कितना मिला x माइनस 2 माइनस 1/4 ई की पावर x। ये आपका क्या आ गया रिक्वायर्ड पी आई। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या कह दो कंप्लीट सॉल्यूशन y = CF प्लस पी आई। जो आपने सी एफ निकाला वो रख देना प्लस पी आई रख देना, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, ये हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। ओके, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।